मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज के इस क्लास में मैं पढ़ूंगा भूगोल का फर्स्ट चैप्टर मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। पहले हमको पढ़ना है परिचय। भूगोल पृथ्वी सतह का एक ऐसा वैज्ञानिक विषय है जिसमें पृथ्वी के भौतिक तथा मानवीय घटकों का अध्ययन स्थानिक दृष्टिकोण से किया जाता है। मतलब मानव घटकों का जो है ना अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टि अध्ययन कौन से किया जाता है। एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल समकलनात्मक आधुनिक तथा व्यवहारिक विषय माना जाता है। सही बात है बाबू। जो है ना मानव भूगोल एक व्यवहारिक विषय माना जाता है जो धरातल पर परिवर्तित होने वाली घटकों का अध्ययन स्थान तथा समय के संदर्भ में करता है। धरातल या पृथ्वी की सतह के समस्त परिवेश या घटनाओं को दो वर्गों में रखा जा सकता है। मतलब धरातल के जो धरातल और पृथ्वी का है ना समस्त कितना दो भागों में बांटा जा सकता है चाहे रखा जा सकता है। प्रथम वर्ग में पृथ्वी के भौतिक घटक या भौतिक तत्व जैसे मतलब प्रथम जो घटक है ना उसमें दिया हुआ है भौतिक घटक या चाहे भौतिक उसको देखिए पर्वत है पठार है। देखिए कहीं पर जाइएगा नेपाल में ज्यादा पहाड़ रहेगा यानी पर्वत पठार मैदान देखिए या कहीं पर जाइएगा शरीर में पूरा मैदान नहीं रहता है एकदम पूरा खाली रहता है। जंगली जीव जंतु जैसे माने शेर चीता सब ये हो गया जंगली जीव जंतु मतलब जंगली जीव जंतु में सभी आते हैं सभी जानवर। प्राकृतिक वनस्पति वायुमंडल तथा महासागर आदि तत्व घटक सम्मिलित है। मतलब ये क्या हुआ भौतिक घटक एवं भौतिक तत्व जैसे कुछ है घटकों है। इन समस्त घटकों को सम्मिलित रूप से भौतिक पर्यावरण कहा जाता है। भौतिक पर्यावरण के इन सभी घटकों का सामयिक तथा स्थानिक आधार पर वैज्ञानिक अध्ययन भूगोल की प्रमुख शाखा भौतिक भूगोल में किया जाता है। वैज्ञानिक अध्ययन जो है ना भूगोल का कौन अति में किया जाता है बाबू भौतिक भूगोल में किया जाता है। याद रखेगा इसको किस भूगोल में किया जाता है तो भौतिक भूगोल में किया जाता है। धरातल के परिवेश के दूसरे वर्ग में मानव तथा मानव जनित भूदृश्य जैसे अधिवास कृषि मतलब अधिवास ज्यादा रहता है और कृषि मतलब होता है जहाँ पर लोग गांव गांव में घर में किसान रहता है खेती करता है खेती बाड़ी करता है। उद्योग उद्योग माने होता है बाबू फैक्ट्री कुटरी यहाँ से नहीं जाता है अपने इधर से कोई भी जाएगा काठमांडू चाहे कहीं भी विदेश कहीं भी जाएगा कमाने उधर उद्योग में फैक्ट्री मतलब व्यापार व्यापार नहीं करता है बाजार में सब्जी बेचता रहता है उसको क्या रहता है व्यापारी रहता है। कोई बिजनेस खोलेगा व्यापार उसको करते हैं। जनसंख्या मतलब जनसंख्या सड़क मार्ग सड़क मार्ग रेल मार्ग आदि मतलब ये सब जो है ना क्या है धरातल के परिवेश दूसरे मानव जनजाति का थी ये सब भूदृश्य को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें सांस्कृतिक भूदृश्य भी कहा जाता है। मतलब सम्मिलित किया जाता है इसको सांस्कृतिक भूदृश्य भी कहा जाता है। मानव द्वारा निर्मित इन सांस्कृतिक भूदृश्यों का स्थानिक आधार पर वैज्ञानिक अध्ययन भूगोल की दूसरी प्रमुख शाखा मानव भूगोल में किया जाता है। मतलब दूसरी प्रमुख शाखा जो है ना मानव भूगोल में किया जाता है। पहली शाखा था रे बाबू वो जो है ना भौतिक भूगोल में किया जाता है। इस प्रकार भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं। अभी हम पढ़े मानव भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं। अब यहाँ से अगला टॉपिक है मानव भूगोल। यहाँ से कुछ विस्तार में पढ़ना है बाबू। मानव भूगोल प्राकृतिक जगत तथा मानवीय जगत के मध्य स्थापित परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है। साथ ही इसमें मानवीय क्रियाकलापों के स्थानिक वितरण तथा उनके घटित होने से विश्व के विभिन्न भागों में उत्पन्न सामाजिक व आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन भी किया जाता है। मतलब कह रहा है
मानव भूगोल और प्राकृतिक भूगोल मतलब बाबू मानव नहीं रहे, मगर जे धरती पे धरती नहीं रहेगा, पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो मानव रहेगा नहीं रहेगा। तो वही कहना हुआ, चूंकि मानव का प्रमुख उद्देश्य पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना है। मतलब मानव को जो है ना, मानव को मानव भूगोल को जो है ना घर के रूप में समझना है। मतलब तथा प्राकृतिक वातावरण के उन सभी तत्वों का भी अध्ययन करना है जिन्होंने मानव के पोषण तथा विकास में सहायता प्रदान की है। मतलब आगे हमको इसी में सब कुछ पढ़ना है जिन्होंने मानव पोषण के विकास का किया है, अध्ययन किया है। इस दृष्टिकोण से धरातल पर प्राकृतिक वातावरण तथा मानव के संदर्भों का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। मतलब मानव का इसमें कितना संदर्भ है, ये जो है ना मानव का भूगोल के अध्ययन में किया जाता है। अब है यहाँ से अगला टॉपिक है मानव भूगोल की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। मतलब मानव भूगोल का कुछ परिभाषाएं दिया है, महत्वपूर्ण परिभाषाएं। मानव भूगोल के जनक जर्मन भूगोलवेत्ता करान फ्रेडरिक रैटजेल। कौन है रे बाबू? फ्रेडरिक रैटजेल मानव भूगोल का जनक जर्मन भूगोलवेत्ता। इसको याद रखेगा, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं, तो फ्रेडरिक रैटजेल। और यह किस देश के रहने वाले हैं, तो जर्मन के रहने वाले, मतलब जर्मनी के रहने वाले हैं। फ्रेडरिक रैटजेल ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में सर्वप्रथम अपने भौगोलिक अध्ययनों में मानव तथा वातावरण के संदर्भों में अध्ययन को महत्व प्रदान किया। मतलब फ्रेडरिक रैटजेल जो है ना एंथ्रोपोजियोग्राफी में पुस्तक में लिखा मानव भूगोल का और वातावरण के कुछ उसमें विशेष बात लिखा। और इसको याद रखिएगा, फ्रेडरिक रैटजेल का पुस्तक बुक क्या था, तो एंथ्रोपोजियोग्राफी। इसको याद रखिए, याद करिए लेना है, हर हाल में पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। रैटजेल महोदय के अनुसार, मतलब रैटजेल महोदय के अनुसार क्या कहा है, मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंध है जो भौतिक दशाओं का योग होते हैं। सही बात है बाबू। अरे भाई वातावरण से ना मानव का दृश्य सर्वत्र सब चीज से संबंध है। नहीं वातावरण रहेगा तो मानव रहेगा, जीवित रह पाएगा नहीं रह पाएगा। सांस उस लेते हम सब, रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे। एक अन्य स्थान पर रैटजेल ने लिखा, मतलब एक दूसरा स्थान पर रैटजेल ने लिखा, क्या लिखा, मानव भूगोल मानव समाजों तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मतलब मानव धरातल के बीच जो है ना संश्लेषित अध्ययन है, ज्यादा नहीं किया जाता है। रैटजेल की शिष्य अमेरिकन भूगोलवेत्ता क्यू एलन सैंपल। मतलब इसको याद कर लेना है, रैटजेल के शिष्य कौन है बाबू, भूगोलवेत्ता कौन है, रैटजेल का शिष्य अमेरिकन का रहने वाला है क्यू एलन सैंपल। पूछ देगा बोर्ड एग्जाम में क्यू एलन सैंपल कहाँ के रहने वाले हैं, तो अमेरिकन के पूछ देगा। फ्रेडरिक रैटजेल का शिष्य कौन है, मतलब चेला कौन है, तो कह देगा, तो इसका आंसर होगा क्यू एलन सैंपल। और क्यू एलन सैंपल कहाँ के रहने वाले, तो अमेरिका के रहने वाले हैं। ने रैटजेल की विचारधारा का समर्थन करते हुए बताया कि मानव तथा पृथ्वी दोनों ही क्रियाशील व नियंत्रण परिवर्तनशील है। मतलब क्यू सैंपल ने दोनों को विचारधारा इस मानते हुए कहा है मानव और पृथ्वी दोनों है ना क्रियाशील है, इसी कारण मानव तथा पृथ्वी के वातावरण के परस्पर संबंधों में परिवर्तन होता रहता है। मतलब देख लीजिए मानव है ना गांव घर में, सही बात नहीं बाबू, बार बार इंसान बदलता रहता है ना, सही बात है, यही बात है यहाँ कह रहा है। मानव और वातावरण में है ना कभी बदलता रहता है, कभी ये मौसम हो जाएगा कभी वो मौसम हो जाएगा, हर सटो है ना दोनों बदलते ही रहता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मानव भूगोल की प्राकृतिक स्थिर न होकर परिवर्तनशील होती है। क्यू सैंपल ने मानव भूगोल को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया है। मानव भूगोल क्रियाशील, मानव भूगोल क्रियाशील मानव
तथा अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है लिखा हुआ है बाबू? यह कथन है कोएलन सिंपल ने लिखा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव तथा अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। फ्रांस में मानव भूगोल के संस्थापक भूगोलवेत्ता विडाल डी ला ब्लास 1845 से 1918 के अनुसार मानव जाति तथा मानवीय समाज का विकास वहाँ के प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप ही होता है। मतलब वहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण का रूप जो है ना, वहाँ का जो वातावरण है ना, कहाँ का? अमेरिका, फ्रांस का। और फ्रांस का कौन है वैज्ञानिक रे बाबू? भूगोलवेत्ता विडाल डी ला ब्लास। इसको याद रख ही लेना है। विडाल डी ला ब्लास कहाँ के रहने वाले हैं, मतलब इसका घर कहाँ हुआ? तो फ्रांस का रहने वाले है ये। ब्लास के शब्दों में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ब्लास के शब्दों में। कितने विद्यार्थी का होगा सवाल, सर आप बताइए ब्लास मतलब क्या होता है? अरे बाबू, ब्लास मतलब होता है विडाल डीला ब्लास दिया हुआ है ना, इसका अंतिम नाम दे दिया हुआ है ब्लास। एग्जाम में पूछ देगा ब्लास का भूगोलवेत्ता ब्लास कौन है, ब्लास कहाँ के रहने वाले हैं, ये ऐसा पूछ देगा सवाल तो बच्चा हुलमुला ही जाएगा, घूमबे करेगा एनी से ओनी। तो इसका ही विडाल डी ला ब्लास को जो है ना अंतिम नाम जो है वही डाल दिया हुआ है, जो विद्यार्थी को घुमा सके। घूमना नहीं है उतना, मतलब ब्लास के शब्दों में मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के मध्य के अंतर संबंधों के विषय में एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। मतलब अंतर संबंध के दोनों संबंध में एक नई संकल्पना प्रस्तुत करती है। इस संकल्पना से हमारी पृथ्वी पर नियंत्रण करने वाले भौतिक नियमों के विषय में और उस पर निवास करने वाले जीवधारियों के संबंधों के बारे में अधिक विश्लेषणात्मक ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब अरे भाई, जो चीज का हम अध्ययन करेंगे, मान लीजिए अभी हम पढ़ रहे कोई भी बुक हम पढ़ रहे, ये बुक पढ़ रहे, तो इस बुक को हम पढ़ेंगे तो हमारा अंदर नॉलेज नहीं होगा। अध्ययन हम कर रहे हैं, इसको नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, इस बुक में क्या क्या बताया गया है, पहल का बात सब जो है यही चीज कर रहा है। कुछ अध्ययन भी किया जा सकता है। हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि एक विषय के रूप में भूगोल का महत्वपूर्ण संबंध पृथ्वी को मानव के निवास ग्रहण के रूप में समझना है। मतलब मानव को जो है ना निवास ग्रहण के रूप में हमको समझना है भूगोल को। साथ ही भूगोल में उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानवीय समुदाय का पोषण किया है। इस प्रकार भौगोलिक अध्ययनों में प्राकृतिक तथा मानव दोनों का अध्ययन सम्मिलित करना होता है। जो भौतिक वातावरण जो है ना, अरे बाबू भौतिक वातावरण जो मानव जो है, इसमें दोनों को सम्मिलित करना होता है। होमबोल्ट तथा रिटन का मृत्यु सन 1859 के बाद भूगोलवेताओं में वैचारिक स्तर पर दो वर्ग हो गए। मतलब कोई बाबू इसको याद रखना है आपको, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। होम बोल्ट और रिटन का मृत्यु कब हुआ? तो 1859 में हुआ। कब हुआ? होम बोल्ट और रिटन का मृत्यु कब हुआ बाबू? 1859 में। इसको याद रखना है आपको। होम बोल्ट और रिटन का मृत्यु कब हुआ? 1859 में। जब ये होम बोल्ट और रिटन का मृत्यु हुआ, ये दो वर्गों में बट गया, मतलब दो भाग हो गया। एक वर्ग के भूगोलवेता जहां भूगोल को भौतिक तथ्यों के अध्ययन तक सीमित कर भूगोल को भौतिक भूगोल के रूप में स्थापित करने का प्रयास करने लगे। नहीं कहते बाबू, गांव घर में कोई मान लीजिए 4 गो 5 गो का समूह है, कोई चल रहा है, उसमें से कोई एगो टपक जाएगा, मतलब मर जाएगा, मतलब मृत्यु हो जाएगी उसको, तो उसमें से दूसरा आदमी रहेगा कथी, वो अपना धुन लगाया कहे, कोई कोई कहेगा कथी, कुछ ये काम करो, कुछ वो काम करो, कुछ वो काम करो, सब अपना अपना राय देगा। और वो बढ़िया आदमी था पहल का जो मर गया, तो बढ़िया काम करता था, तो वही कह रहा है। होम बोल्ट और रिटर्न का मृत्यु हुआ 1859 में, जब ये दो वर्गों में भाग हो गया।
अरे भाई कोई भी मरता है ना इंसान, कोई भी चीज का अधिकारी होता है बड़का, मरता है तो कुछ काम जो है ना कुछ अजीब ढंग के होने लगता है। तो वही कहना है यहाँ पर। वही दूसरी वर्ग के भूगोलवेता भूगोल में केवल मानवीय तत्वों को सम्मिलित कर भूगोल को मानव भूगोल के रूप में मानने लगे। मतलब मानवीय तथ्य को जो है ना सम्मिलित कर जो है ना मानव भूगोल में मानने लगे दू में। इस प्रकार भूगोल में भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल का द्वैतवाद प्रखर हो गया। मतलब द्वैतवाद इसको दोनों का प्रखर हो गया। यही नहीं, भूगोल की अध्ययन विधि में क्रमबद्ध विधि तथा प्रादेशिक विधि के रूप में एक अन्य द्वैतवाद भी इसी समय प्रभावी हो गया। मतलब जो अन्य दैतवाद जो था ना इसी समय प्रभावी हो गया जब ये होमबोर्ट और रिटर्न मारा। तो इसके अतिरिक्त इस संबंध में भी व्यापक तर्क वितर्क प्रारंभ हो गए। तर्क वितर्क इधर से उधर करने वाला हो गए कि एक विषय के रूप में भूगोल को नियम बनाने वाला सैद्धांतिक विषय होना चाहिए। मतलब भूगोल को नियम जो है ना बनाने वाला एक सैद्धांतिक विषय होना चाहिए। मतलब अवश्य सैद्धांतिक विषय होना चाहिए या एक वर्ण करने वाला विषय होना चाहिए। कुछ विद्वान इस तथ्य पर विवाद करने लगे। नहीं कहते रे बाबू, मान लीजिए कोई हम गांव में कोनो काम शुरू करेंगे ना और वो काम बढ़िया रहेगा ना किसी के खराब लगेगा ना। गांव घर में क्या होता है, कोई आदमी कोनो काम शुरू करेगा ना और उसको खराब लगेगा ना किसी आदमी को, तो उसको लेकर के है ना बहुत विरोध करेगा। किसी आदमी को बढ़िया लगेगा तो वो कहेगा ठीक है, केकरो खराब लगेगा एगो दूगो तो कथी कहेगा फलाना बहुत गलती कर रहा है, ऐसे बोलेगा गाँव भर में। तो वही कह रहा है, देखो कह रहा है एगो वर्णन करने वाला था तो इसको है ना कोई लोग कुछ लोग जो है ना मतलब विरोध करने लगा इसको। भौगोलिक परिघटनाओं की व्याख्या सैद्धांतिक रूप से करनी चाहिए अथवा ऐतिहासिक संस्थागत उपागम के रूप आधार पर करनी चाहिए। मतलब ऐतिहासिक मतलब इतिहास कुछ से बड़ बुजुर्ग से नहीं कहते बाबू। गांव घर में कोनो काम करता है तो कहता है ये बड़का बड़का आदमी से है ना मतलब सलाह ले लो, उससे कुछ पूछताछ कर लेगा तो उसे कुछ मतलब कुछ हेल्प तो हो जाएगा। तो वही कह रहा है ऐतिहासिक भी ज्ञान होना चाहिए। हम सभी इस तथ्य से पूर्णतः सहमत होने चाहिए। अरे भाई मान लीजिए कोनो काम शुरू करेगा, कोई भी काम रहे, अगर जे सब आदमी गांव का सहमत रहेगा तब ना कोनो काम आगे बढ़ेगा। तो केना बढ़ेगा कोनो काम। तो वही कह रहा है हम पूर्णतः सब आदमी सहमत रहे कि प्राकृतिक तथा मानव अविभाज्य तत्व है तथा इनको सभी समग्रता की अध्ययन करना चाहिए। इसी कारण प्राकृतिक तथा मानव के मध्य द्वैतता किसी भी रूप में मान्य नहीं है तथा प्राकृतिक तथा मानव के मध्य जटिलता को देखते हुए इन दोनों का न तो कोई अलग अस्तित्व है तथा न ही इनमें से किसी एक का स्वतंत्र अध्ययन किया जा सकता है। दोनों है ना एक ही प्रकार का, दोनों में से कोई भी कुछों का अध्ययन नहीं अति अलग अलग इसमें नहीं देखा जा सकता है। अब हमको पढ़ना अगला टॉपिक है मानव भूगोल की प्राकृतिक। मतलब मानव को प्रकृति से क्या क्या संबंध है जो हमको पढ़ना है। प्राकृतिक पृथ्वी तथा मानव अविभाज्य है। मतलब दोनों अविभाज्य है, दोनों अलग अलग है तथा यह एक दूसरे से इतनी जटिलता से परस्पर जुड़े हैं कि प्राकृतिक तथा मानव को किसी भी तरह पृथक नहीं किया जा सकता। मान लीजिए दोनों इतनी जटिलता से जुड़े हैं, पृथ्वी नहीं रहेगा तो मानव नहीं रहेगा, मानव नहीं रहेगा तो पृथ्वी नहीं रहेगा। इतनी दोनों जटिलता से जुड़ा है बाबू, इसको है ना दो ही कोनो कोनो आदमी नहीं अलग कर सकता है। नहीं कहते गांव घर के भाषा में कोई दो आदमी दोनों भाई रहेगा तो बहुत मजबूत रहेगा, तो अपना में ठीक रहेगा तो कोई उसको अलग नहीं कर सकता, कोई दुनिया के ताकत नहीं। यही कारण है कि हम प्राकृतिक तथा
मानव का अलग अलग अध्ययन नहीं कर सकते, मतलब मानव और प्रकृति का अलग अलग अध्ययन बाबू नहीं कर सकते हैं। सैंपल ने इसी आधार पर लिखा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मतलब क्वेलन सैंपल ने लिखा है बाबू कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव स्थिर है लेकिन परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। वस्तुतः मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण तथा मानव निर्मित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के परस्पर अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव अपने क्रियाकलापों द्वारा भौतिक पर्यावरण में वृहत स्तरीय परिवर्तन कर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करता है। ये बात तो सही है बाबू। मानव जो है ना अपने क्रियाकलाप में कुछ काम करने के लिए कुछ अलग अलग सा उपाय भी करता है। गृह गांव नगर सड़कों व रेलों का जाल उद्योग खेत पतन दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्व सांस्कृतिक भूदृश्य के ही अंग है। मतलब ये सब जो बताया ना बाबू यह किसका अंग है? भूदृश्य का ही अंग है जो मानव ने भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों का उपयोग कर निर्मित किए है। इसका परिणाम यह हुआ है कि मानव द्वारा बड़े स्तर पर भौतिक पर्यावरण को ही परिवर्तित नहीं किया है। मतलब इससे स्पष्ट हुआ है कि मानव द्वारा बड़े स्तर पर जो है ना भौतिक पर्यावरण को परिवर्तित नहीं किया गया है वरन इसका प्रभाव मानवीय जीवन पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। मतलब जीवन पर भी यही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब हमको अगला टॉपिक पढ़ना है मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीयकरण। एक में है मानव का प्राकृतिकरण। मानव भौतिक वातावरण के अंतर संबंधों में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब कह रहा है मानव को भौतिक वातावरण में आए बाबू होबे करेगा ये अति महत्वपूर्ण भूमिका। मानव के इस पृथ्वी पर आवर्तित होने के बाद में मानव अपने भौतिक पर्यावरण से अन्योदन किया करता आया है कि मतलब अन्योदन किसी से नहीं आप अन्योदन करते आए हाँ यही काम ठीक है करिए वही करा। किसी समाज की प्रौद्योगिकी उसके सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक होती है। मानव अपनी अर्जित की गई प्रौद्योगिकी की सहायता से अपनी आवश्यकताओं की भूमि विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करता है। मतलब मानव जो है अपनी आवश्यकताओं से बाबू विभिन्न वस्तुओं का नहीं निर्माण करता है। कोई नया नया चीज कर देगा कोई नया नया चीज वस्तु बना देगा कोई भी चीज नया नया वस्तु बना देगा। मानव ने प्रकृति के नियमों को समझने के बाद ही अपने अर्जित प्रौद्योगिक स्तर को प्राप्त किया है जो निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट है। मतलब मानव जो है ना अपने स्तरों से कुछ प्रौद्योगिक जो किया है ना उसको निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट है। घर्षण तथा उष्मा की संकल्पनाओं ने मानव को अग्नि को खोजने में सहायता की। मानव को जो है ना अग्नि में खोजने की सहायता की है। इसे कहते बाबू मानव आजकल बहुत कठोर है। दो में है डीएनए। डीएन मतलब क्या होगा कोई हमको बताएगा? अरे बाबू डीएन मतलब होता है नहीं कहता है कि जाता है और डॉक्टरी में जाएगा ना तो जिसका बेटा रहेगा ना और उसका बाप का दोनों का लार निकालेगा मुंह में से जीव में से लार निकालने के बाद दोनों का मैच करेगा डीएनए मैच करता है तो उसी बाप का औलाद है न तो वरना नहीं है मतलब दूसरा का औलाद है। तो इसी को कहते हैं डीएनए तथा आनुवांशिकी के रहस्यों को खोज से मानव ने अनेक बीमारियां पर विजय प्राप्त की। मतलब देखिए पहले था ना बाबू पहले बहुत बीमारियां था पहले बहुत अब उतना है अब उतना नहीं है। हालांकि पहले
मान लीजिए आयोडीन नमक आ गया, अब उतना नहीं होता है बीमारी का, तो उसको हमको याद नहीं अभी, लेकिन पहले, अब पहले के अपेक्षा से है ना कुछ बीमारियां कम हो गया है, जो इंसान थोड़ा अब कम मरता है। और 3 में है वायु गति संबंधी नियमों को समझने के बाद मानव ने तीव्र गति से चलने वाले वायुयानों की खोज में सफलता प्राप्त की। मतलब वायुयानों, गाड़ी घोड़ा, अरे बाबू मान लीजिए गाड़ी घोड़ा पहले था उतना नहीं था, रिक्शा चलता था, आम ना आ गया मोटरसाइकिल, कहते तो घोड़े पर चढ़ेंगे के बाद 4 चक्का पर, आम ना गया है पहले, ये सब चलता था, रिक्शा सब, ये ठेला वाला सब नहीं होता है, वो सब चलता था पहले, आम ना कहता है ये बड़के पर चढ़ेंगे। वस्तुतः जैसे जैसे मानव अपनी प्रौद्योगिकी का विकास करता जाता है, वैसे वैसे मानव पर भौतिक वातावरण की बंदियां कम होती जाती है। जितना मानव मतलब डेवलप करता है उतना भौतिक गुण जो है ना कम होता जाता है। देख लीजिए इतना गर्मी है, यही से ना गर्मी बढ़ता है ज्यादा है। मान लीजिए पेड़ कटाएगा और पेड़ कोनो लगेबे नहीं करेगा, पेड़ पेड़ से कौन सा चीज बनता है। अभी जो हम ये बुक पढ़ रहे हैं, ये पन्ना कथी से बना है, अरे बाबू पेड़े से ना बना है पन्ना। तो पेड़ कटाएगा हमारे, ये सब बनेगा कॉपी किताब, ये सब बनता है कथी से, पेड़े से। बहुत पेड़ कटाएगा, ऑक्सीजन नहीं आएगा तो मानव लेवे नहीं करेगा, तो जीवित रह पाएगा कहाँ से, हाँ बताओ ना। मानव प्राकृतिक वातावरण के अंतर संबंधों की आरंभिक अवस्था में आदिम मानव समाज अपने प्राकृतिक वातावरण से अत्यधिक प्रभावित रहा था एवं मानव के सभी क्रियाकलापों पर प्राकृतिक वातावरण का पूर्ण नियंत्रण था। मतलब देखिए मानव जो है ना क्रियाकलापों के प्राकृतिक वातावरण पर है ना मानव का पूर्ण निर्मल था, निर्भर था। अब तो है, अब जो है मेघ मेघ भी टाइम से आता है, मेघ नहीं टाइम से आता है। पहले बढ़िया से मेघ रोपनी के समय मान लीजिए किसान जो होता है गांव घर में, किसान जो रहता है वो बढ़िया से टाइम पर मेघ नहीं आएगा ना तो बहुत उसका दिक्कत होगा। खेती से उस खेती जो है ना उसका वो सही टाइम से हो जाएगा ना तो सभी किसान है ना खुशी से झूम उठता है। बढ़िया टाइम पर मेघ हो जाएगा तो सब चीज मतलब बढ़िया से धान उन और अथी सब चीज गेहूं बाव सब चीज हो जाए, यही से किसान खुश होता है। प्रौद्योगिक विकास की उस व्यवस्था में मानव अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ पूर्णतः दास रूप में कार्य करता था। मतलब कर रहे हैं मानव जो है ना वातावरण में पहले बाबू दास के रूप में कार्य करता था। पहले नहीं करता है, अंग्रेज आया था तो अंग्रेज का क्या करना पड़ता था, अंग्रेज के यहाँ काम करो, भर दिन धूप में खटो, भर दिन रौदा में टेटाओ, लेकिन तुमको खाली है ना एक वक्त के खाली रोटी देगा खाने के लिए, और वो में खाने खाने का मन है तो खाओ, नहीं तो यहाँ से फुट मारो, मतलब चले जाओ। ये अंग्रेज का यही हुकूमत है बाबू, भर दिन काम करो रौदा में, एक वक्त का रोटी, पैसा वैसा नहीं देता था, 1 रुपया ना एक चरन्नी ना, सिर्फ खाली वह खाना देता था, वही बस हो गया, और ऐसे ज्यादा कुछ नहीं। साथ ही अपने सतत पोषण के लिए मानव अपने प्राकृतिक वातावरण पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर था। मतलब प्रत्यक्ष रूप से निर्भर था, अरे भाई अपना वातावरण पर तो प्रत्यक्ष रूप से निर्भर मानव तो रहबे करेगा। इस प्रकार आदिम मानव ने अपने आप को प्रकृति के उद्देश्यों के अनुरूप ढाल लिया। मतलब जो नहीं कहते आदि मानव जो था पहले, अरे बाबू आदि मानव जो था ना पहले मांस मांस जो खाते अपनी अभी अपनी सब खाते हैं मांस, वो सब पहले कैसे खाया और मांस का आविष्कार कैसे हुआ। देखिए जंगल में जा रहा था उन्हीं सब, तो देखा एक मतलब जंगल में जा रहा था तो आगे लगा हुआ था ना उस जंगल में, तो वही जंगल में आगे में जानवर उमर जो है ना झड़क उड़क के वही में मर गया था। तो ये सब गया ना तो क्या किया, वही जानवर को जा करके और क्या किया उसी को नोच नोच कर खाने लगा। हाँ उसी को जब आदि मानव जो था ना उसी को नोच नोच के खाया, मांस गया तो जो देखा जंगल में पड़ा हुआ है झरका हुआ है, तो उसी को खाने लगा ना नोच नोच के, तो अच्छा लगने लगा, तो उसी को है ना ऐसा ही बनाते बनाते खा रहा था, इसीलिए हम अभी उसको ऐसे बना करके मांस को खाते हैं। मध्य भारत के अबू झामार क्षेत्र के वन क्षेत्रों में
निवासित एक आदिम जनजाति आज भी अपने प्राकृतिक पर्यावरण को एक शक्तिशाली व पूजनीय कारक मानते हुए मतलब करा है। आज भी वो जो है ना अबुझ मार में जो आदिम मानव जाति जो है ना आज भी वही करता है, अपनाता है। वर्तमान में विकास के अनेक भागों में निवासित आदिम जनजातियां निम्न स्तरीय प्रौद्योगिक रखने के कारण प्रकृति के आगे नतमस्तक होकर अपना जीवन यापन करती है। अरे बाबू कह रहा है किसी को आगे मान लीजिए कोई आदमी किसी के पहले क्या होता था, पहले काम करने जाएगा ना तभी उसका है ना पेट भरेगा, किसी के घर जाएगा काम करने। तो आप तो वैसा नियम नहीं है, आप तो वैसा नियम हट गया हुआ है। भले हट गया वही ठीक है। पहले हम काम करने जाता था ना आदमी तभी उसका पेट भरेगा, वरना नहीं, उसको खाना वाना कुछ भी नहीं दिया जाएगा। भूगोलवेताओं ने आदिम मानव समाज तथा प्रकृति की प्रबल शक्तियों के मध्य इस प्रकार के अंतर संबंधों को जर्मन भूगोलवेता रैटजेल ने पर्यावरण निश्चयवाद का नाम दिया। मतलब रैटजेल ने कौन नाम दिया रे बाबू? पर्यावरण निश्चयवाद। इसको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम पूछा जा सकता है बाबू की रैटजेल ने किस भूगोलवेता ने नाम दिया, और कौन नाम दिया? तो रैटजेल ने नाम दिया पर्यावरण निश्चयवाद का नाम दिया। एलन सैंपल ने इस विचारधारा के संदर्भ में लिखा है कि मानव पृथ्वी तल की उपज है। अरे भाई, मानव पृथ्वी तल की उपज है मतलब बहुत उपयोग है। इसका अर्थ यह नहीं है कि मानव पृथ्वी का शिशु मात्र है, मतलब शिशु मात्र नहीं है इसका कहना है। उसकी धूल की धूल है, वरन पृथ्वी ने माँ की तरह उसे पाला है। अरे भाई, पृथ्वी ने मनुष्य को माँ की तरह नहीं पाला है। पृथ्वी नहीं रहेगा तो मानव रहेगा? बताओ तो, नहीं ना रहेगा। तो यही कह रहा है खिलाया पिलाया है। सही बात है। देखो तो, खिलाया पिलाया, बहुत खिलाता पिलाता पृथ्वी है। कैसे इंसान क्या कहेगा कुछ पृथ्वी से हमको मिल ही नहीं रहा। अरे बाबू, जो धान गेहूं तुम जाके खाते हो वो कहाँ से खाते हो? आए घर छत पर से खाते हो क्या, कि मिट्टी पर से न खाते हो? जो भूमि में न उबलता है मिट्टी में, वही से न खाते हो। वरन पृथ्वी ने माँ की तरह उसे पाला है। पृथ्वी ने उसे माँ की तरह पाला है, खिलाया पिलाया है, करने के लिए कार्य दिए है। हाँ देखो, करने के लिए भी कार्य दिया है बाबू, काम भी दिया है। उसके विचारों को देवता प्रदान की है। उसको विचार जो है ना देवता प्रदान किया है। उसके समक्ष कठिनाइयां प्रस्तुत की है, जिससे मानव का शरीर मजबूत हुआ है। देखिए कह रहा है इसी से मानव का शरीर आज इतना मजबूत है, और वृद्धि कुशाग्र हुई है। मतलब वृद्धि ज्यादा कुछ हुआ है, डेवलप हुआ है। प्राकृतिक मानव की हड्डियों, तंतुओं, मस्तिष्क एवं आत्मा में प्रविष्ट है। मानव को जो है तंतु है, हड्डियों है, मस्तिष्क है, सब में यह बात प्रविष्ट है। सैंपल के पर्यावरण निश्चयवाद की विचारधारा यह मानती है कि मानवीय क्रियाकलाप प्राकृतिक वातावरण की शक्तियों द्वारा निर्धारित होते हैं। मानव अपने सभी क्रियाकलापों के लिए प्राकृतिक वातावरण से बंधा हुआ है। अरे भाई, मानव ने सही बात कर रहा है, मानव सभी क्रियाकलापों से प्रकृति से वातावरण बंधा हुआ है। मान लीजिए कोई भी इंसान गांव घर में दिखेगा, किसान सब नहीं मेघ होगा तो उसका रोपनी बढ़िया से नहीं होगा। मतलब बारिश पर निर्भर ये सब आश्रित है। मानव अपने सभी क्रियाकलापों के लिए प्राकृतिक वातावरण से बंधा हुआ है, तथा मानव के जीवन यापन के ढंग प्राकृतिक वातावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। सही बात है। मानव का जीवन यापन कैसा है? किसी का जीवन यापन बढ़िया नहीं रहता है ना, तो उसी से उसका है जो है ना विचार ढंग का पता चल जाता है। अब 2 में हमको पढ़ना है प्रकृति का मानवीयकरण। प्रकृति का मानवीयकरण
समय के साथ साथ लोग अपने पर्यावरण प्राकृतिक बलों को भली भांति समझने लगते हैं। वे अधिक समक्ष प्रौद्योगिक का विकास कर अपना सामाजिक व सांस्कृतिक विकास भी करते हैं। आधुनिक मानव इसी सक्षम प्रौद्योगिक के बल पर पर्यावरण से विभिन्न संसाधनों का माने ढंग से उपयोग करता है। मतलब अलग अलग विभिन्न विभिन्न रूप से है ना जो इसका उपयोग करता है। संसाधनों के उपयोग में प्रौद्योगिक ने ही अनेक संभावनाओं को जन्म दिया है। मतलब प्रौद्योगिक ने ही अनेक संभावनाओं को जन्म दिया है। मानव भूतल भूपटल के मानव भूपटल के अधिकांश भागों पर सांस्कृतिक भू दृश्यों का निर्माण कर वहाँ अपनी छाप छोड़ता चला जाता है। मतलब कहीं पर भी अपनी जो नहीं रहता है निशान उशान छोड़ देता है वही कर है। इस प्रकार प्राकृतिक पर मानवीय प्रयासों की छाप पड़ते जाने से धीरे धीरे प्रकृति का मानवीयकरण हो जाता है। मतलब किसी का भी छाप मतलब कर रहा है कोई भी इंसान को अति भी छोड़ देता है रे बाबू तो उस पर धीरे धीरे अति नहीं पड़ने लगता है कुछ अति से। इस संदर्भ में भूगोलवेताओं ने दो संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया है। मतलब इसमें दो संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया है। एक में क्या है संभववाद। कोई एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन संभववाद क्या है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही मानवीय क्रियाकलापों का प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ने रहने से मानव ने प्राकृतिक वातावरण पर निर्भरता को स्वीकारन कम कर दिया। मतलब निर्भरता जो वातावरण जो प्राकृतिक है जो है ना बाबू बढ़ रहा था तो उसको जो है ना मानव ने कुछ कम कर दिया। इस संदर्भ में सर्वाधिक योगदान फ्रांसीसी भूगोलवेताओं ने किया। मतलब फ्रांसीसी भूगोलवेताओं ने किया रे बाबू। फ्रांसीसी भूगोलवेताओं ने यह माना कि किसी प्रदेश या भूखंडन के प्राकृतिक वातावरण में मानव के लिए कई प्रकार की संभावनाएं छिपी हुई है। मतलब यह बात किया फ्रांसीसी भूगोलवेता ने बाबू मानव के जो है ना अंदर कई प्रकार का जो है ना संभावनाएं छुपा हुआ है। मानव भूपटल के अधिकांश भागों पर सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण कर वहां अपनी छाप छोड़ता चला जाता है। अपनी वृद्धि तथा चतुर्थ से सर्वोत्तम संभावनाओं का चुनाव कर लेता है। मतलब अपने जो है ना चतुर्थ मतलब अपने सोच का अपने चुनाव खुद कर लेता है। इस प्रकार प्रकृति की सत्ता सर्व शक्तिमान नहीं रह जाती और मानवीय छांट या चयन को महत्व प्रदान किया जाता है। आदि विचारधारा के विकास में निश्चयवादी विचारधारा का कट्टरपन तथा पृथ्वी के कुछ भागों पर मानव की वैज्ञानिक प्रगति को प्रमुख रूप से उत्तरदायी माना जाता है। मतलब वैज्ञानिक रूप से है ना मतलब वैज्ञानिक ने खोज किया तो उसके रूप से ना उत्तरदायी दो प्रमुख माना जाता है। जिस प्रकार निश्चयवादी विचारधारा के समर्थकों ने प्राकृतिक वातावरण की सार्वभौमिक सत्ता को महत्व प्रदान किया उसी प्रकार संभववादी विचारधारा के समर्थकों ने मानवीय क्रियाकलापों तथा मानव द्वारा विकसित सांस्कृतिक भूदृश्य को महत्व प्रदान किया है। मतलब करा है उसी तरह जो है ना मानव और सांस्कृतिक भूदृश्य का भी दो भागों में प्रदान किया है। संभववादी विचारधारा के समर्थकों ने मानव वातावरण संबंधों में मानव द्वारा प्राकृतिक पर नियंत्रण तथा मानव द्वारा प्राकृतिक पर विजय के साथ पर मानव को सर्वत्र छांट की सुविधा जैसे शब्दों का प्रयोग किया। मतलब मानव का जो है ना वो छांट दिया सुविधा प्रयोग किया। संभववाद की विचारधारा
का सर्वप्रथम प्रतिपादन में फ्रांसीसी इतिहासकार, इतिहासकार मतलब क्या होता है बाबू, लिखने वाले को कहते हैं इतिहासकार किसको कहते हैं बाबू, लिखने वाले को कहते हैं इतिहासकार। लुसियन फ्राइबे ने अपनी पुस्तक में सन 1925 में किया। लुसियन फ्राइबे ने अपनी पुस्तक में बाबू, बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं बाबू, लुसियन फ्राइबे ने वो इतिहासकार लिखने में कितने में किया, तो कितना में, 1925 में। कौन, लुसियन फ्राइबे ने 1925 में अपने पुस्तक में क्या लिखा। बाद में ब्लास ब्रून्स डिमांजिलिया जैसे फ्रांसीसी भूगोलवेताओं ने एशियाई बुमेन तथा कार्ल सावर जैसे अमेरिकन विद्वानों ने इस विचारधारा को विकास किया। मतलब जो है ना, कई गो वैज्ञानिक मिलकर है ना इस विचारधारा को है ना विकास किया। फ्राइबे के अनुसार, मतलब फ्राइबे ने क्या कहा और कौन बात कहा, कहीं कोई अनिवार्यता नहीं है, सर्वत्र संभावनाएं हैं। मतलब कोई है ना, कहीं भी अनिवार्यता नहीं है, सब सर्वत्र संभावनाएं, सबतर संभावनाएं हैं, तथा मानव इन संभावनाओं का स्वामी होने के नाते इनके उपयोग का निर्णय करता होता है। मतलब स्वामी होने का जो है ना संभावनाओं को निर्णय करता होता है। फ्रांसीसी भूगोलवेता विडाल डी ला ब्लास को भौगोलिक अध्ययनों में संभववादी विचारधारा का प्रतिपादन माना गया। देखिए, विडाल डी ला ब्लास को जो है ना अध्ययनों में, भौगोलिक अध्ययनों में खोजने में इसको अत्यधिक मतलब बहुत महत्वपूर्ण माना गया। किसको, विडाल डी ला ब्लास को। ब्लास मानव को एक सक्रिय भौगोलिक कारक मानते हुए लिखते हैं कि प्राकृतिक वातावरण मानव को अनेक संभावनाएं प्रस्तुत करता है। देखिए, प्राकृतिक वातावरण जो है ना मानव को अनेक संभावनाएं प्रस्तुत करता है, कई संभावनाएं। मानव अपनी आवश्यकताओं, इच्छाओं एवं क्षमताओं के अनुसार इनका उपयोग करता है। देखिए, मानव जो है ना किसी को चीज, कोई भी चीज का इस्तेमाल करेगा, उसका इच्छाओं क्षमताओं के अनुसार उसका इस्तेमाल करेगा। इसी संदर्भ में एक अन्य स्थान पर ब्लास ने लिखा, प्राकृतिक, ये तो हो गया अभी हम पढ़ा है। अब है, जब मानव प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त संभावनाओं या अवसरों का लाभ उठता है, तो मानवीय प्रयासों का क्रियाकलापों की इच्छा प्राकृतिक वातावरण पर पड़ती है। मतलब मानव की जो छाप है ना प्राकृतिक वातावरण पर पड़ता है। इस अवस्था को प्रकृति का मानवीयकरण कहा जाता है। किस अवस्था को, जो मानव का प्राकृतिक छाप वातावरण पड़ता है तो इस प्रक्रिया को मानव का प्राकृतिकरण भी कहा जाता है। दो में है नम निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद क्या है। नम निश्चयवाद विचारधारा के प्रतिपादक अमेरिकन भूगोलवेता ग्रिफिथ टेलर है। उन्हें इस विचारधारा को वैज्ञानिक निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम भी दिया गया। मतलब याद रखिएगा, वो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। अमेरिकन भूगोलवेता जो है ग्रिफिथ टेलर ने कौन सा नाम दिया, वैज्ञानिक नाम दिया, निश्चयवाद, रुको और जाओ। नम निश्चयवाद है, दूसरा नाम है नम, पहल का नाम है नम निश्चयवाद और दूसरा नाम है रुको और जाओ। टेलर की यह कल्पना पर्यावरण निश्चयवाद तथा संभववाद के बीच एक मध्यम मार्ग प्रस्तुत करती है। मतलब टेलर के जो विचारधारा जो है ना एकदम एकदम रास्ता, लेकिन एकदम बीच मार्ग का संकल्पना करती है। इस विचारधारा में यह माना जाता है कि मानव के सक्षम प्रकृति ने कुछ समस्याएं निर्मित की है। मानव यदि अपना स्वर्गीय विकास चाहता है तो प्रकृति की इन सीमाओं का अतिक्रमण न कर सीमाओं के अंदर ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेने चाहिए। मतलब कह रहा है मानव को अपने ही अंदर जो है ना बाबू बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लेना चाहिए अपने ही अंदर।
वास्तव में न तो प्रकृति का ही मानव पर पूर्ण नियंत्रण है। सही बात कह रहा है। वास्तव में न तो प्रकृति पर ही मानव का पूर्ण निर्भर है और न ही मानव का प्राकृतिक पर। दोनों का एक सक्रिय क्रियात्मक अंतर संबंध है। मतलब शुरू से दोनों में इतना संबंध है, एक दूसरे से जुड़े हुए जटिल है दोनों, बहुत संबंध है दोनों से, मानव और वातावरण प्रकृति से। इस अंतर संबंध का सदुपयोग ही मानवीय विकास के लिए आवश्यक है। मतलब इस आवश्यक सदुपयोग है ना, मानवीय विकास के लिए आवश्यक है। ग्रिफिथ टेलर ने अपनी पुस्तक में नव निश्चयवाद विचारधारा का उल्लेख करते हुए लिखा है कि मानव किसी देश के विकास को तीव्र या रोक सकता है, लेकिन यदि वह बुद्धिमान है तो प्राकृतिक वातावरण द्वारा निर्देशित दिशा में नहीं घटना चाहिए। कह रहा है मानव जो है ना बाबू, कोई देखिए कोई चीज का बदल, लेकिन आप दिशा को नहीं ना बदल सकते हैं किसी भी चीज का। तो वही कह रहा है। टेलर के अनुसार मानव एक महानगर के चौराहे पर खड़ा, मतलब टेलर के अनुसार महानगर जो है एगो शहर हुआ, और वहां पर एक आदमी खड़ा है। ट्रैफिक का एक सिपाही है। देखिए वो आदमी क्या है, गौर से सुनिएगा। एक ट्रैफिक का सिपाही है जो ट्रैफिक की प्रक्रिया की गति को मंद या तीव्र कर सकता है। देखिए गति को जो है मंद और तीव्र, रोक और कम भी कर सकता है, किंतु उसकी दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकता है। अरे बाबू, जो गाड़ी आएगा इस रोड में है, उसकी दिशा में परिवर्तन कर सकता है? नहीं कर सकता। वो जो में जाएगी जही में जाएगी। यही वाक्यांश टेलर के रुको और जाओ निश्चयवाद के भौगोलिक दर्शनों को पूर्णतः स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है। मतलब यही कह रहा है, टेलर के उदाहरण दिया था कि यही स्पष्ट करने के लिए उत्तरदायी है। हम सभी जानते हैं कि नगर में यातायात के निर्यात हेतु लाल, पीली तथा हरी बत्तियां लगी रहती है। लाल बत्ती का अर्थ है रुको। देख लीजिएगा, जाइएगा शहर वहर में, ज्यादा नहीं का शहर में जाइएगा कहीं पर, ट्रैफिक लगा रहता है, एगो लाल बत्ती रहता है, एगो पीयर बत्ती रहता है, एगो हरा बत्ती रहता है। हम नहीं देखे, शायद रहता है। तो क्या कहता है, लाल बत्ती बढ़ेगा ना, तो कहेगा रुक जो, मतलब रुक जाओ। और अथी लाल बत्ती पीली, पीली बत्ती का अर्थ है जाने के लिए तैयार रहो। मतलब पीली बत्ती जब भी बढ़ेगा ना, तो कोई भी आदमी गाड़ी बंद अपना कैले रहेगा, चाहे कोई भी गाड़ी बंद उंद रहेगा तो उसको क्या कहेगा, पीली बत्ती दे देगा, सूचना दे देगा कि गाड़ी स्टार्ट कर दो, आप जाने वाले हो। हरी बत्ती का अर्थ है जाओ, मतलब हरी बत्ती का अर्थ है जो जाओ। इसी उदाहरण को दृष्टिगत रखते हुए नव निश्चयवाद की विचारधारा यह दर्शाती है कि न तो यह मानव को प्रकृति का दास बने। देखिए यही जो है उदाहरण समझाता है, मानव को प्रकृति का साथ में दास बनना है, रहने की आवश्यकता है, न ही यह पुण्य मानवीय स्वतंत्र की दशा का। दूसरे शब्दों में यह विचारधारा यह बताती है कि प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके मानव प्राकृतिक पर विजय प्राप्त कर सकता है। जो मानव जो है ना, प्राकृतिक पर अनुपालन करके और उस पर विजय प्राप्त कर सकता है, मतलब जीत सकता है। वस्तुतः मानव को अपने क्रियाकलापों को उन सीमाओं में रखना चाहिए जहां तक पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे, तथा उन सीमाओं में मानव द्वारा संभावनाओं को उत्पन्न किया जा सके। कह रहा है मतलब प्रकृति को हानि न पहुंचे और संभावनाओं को उत्पन्न कर सके मानव, साथ ही उस सीमा में मानव के विकास की तीव्र रफ्तार किसी प्रकार की दुर्घटना से मुक्त हो। मतलब कह रहा है विकास की जो है ना तीव्र गति से, दुर्घटना से मुक्त हो, दुर्घटना कम हो। वर्तमान विश्व की विकसित व्यवस्था, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक विकास के लिए मानव द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण का जिस तीव्र गति से
विदोहन किया जा रहा है। उसने मानवीय अस्तित्व को चुनौती देने वाली हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत का क्षय, भूमंडलीय तापमान, सिकुड़ते हिमनद तथा निम्नीकृत भूमियों जैसे अनेक गंभीर पर्यावरणीय संभावनाओं को जन्म दिया है। मतलब कह रहा है प्राकृतिक प्रभाव बहुत चीज का जन्म दिया, बहुत चीज का, अभी जो बोले नहीं सबका जन्म दिया। टेलर द्वारा वस्तुतः नव निश्चयवादी संकल्पना मानव तथा प्रकृति के अंतर संबंधों में एक संतुलन स्थापित करने के प्रयास से संबंधित है। आप है अगला टॉपिक है मानव भूगोल की नवीन विचारधाराएं। अब मानव भूगोल के अगला टॉपिक हमको पढ़ना है बाबू, मानव भूगोल की नवीन विचारधाराएं में कल्याणपरक भूगोल। मानव भूगोल का यह एक ऐसा उपागमन है जो मानवीय समाज में मिलने वाली संभावनाओं साथ तथा मानवीय कल्याण के विभिन्न पक्षों के अध्ययन पर बल देता है। कह रहा है वह मानव का जो है ना उपागमन, समाज में मिलने वाली जो है असमानताओं को जो है ना, मानव जो है कल्याण के विभिन्न के पक्षों के अध्ययन पर जोर बल देता है। और दो में है मानवतावादी भूगोल सामाजिक आर्थिक जीवन की सामाजिक घटनाओं तथा स्थानिक सामाजिक संगठन के अध्ययन को वरीयता प्रदान करता है। कह रहा है जो समाज में रहने वाले लोग जो है ना उसको भी वरीयता प्रदान करता है। और तो इनमें उन्मूलनवादी विचारधारा, मार्क्सवादी सिद्धांतों का उपयोग करने वाली यह विचारधारा विश्व में पर्याप्त मानवीय संभावनाओं जैसे गरीबी, भूखमरी, बीमारियां, जाति भेद, रंग भेद आदि। मान लीजिए गरीबी रहता है, किसी को देख लीजिएगा खाने तक भी आफत रहता है और कहता है भूखमरी, नहीं कहते, गरीब जो रहता है ना बहुत उसके खाने तक दिक्कत होता है, भूखमरी, बीमारियां हो गया। अरे बाबू आज तो उतना नहीं बीमारी, लेकिन पहले जो है ना इंसान को, पुराने लोग को देखे हैं तो ज्यादा घेघा रोग रहेगा, इसमें घेघा रोग बहुत ही होता था। आप तो उतना नहीं होता है, आप तो एक आधे वो लोग के देखते हैं तो वो लोग रहते हैं, क्यों उम्रदराज लोग रहते हैं उसी को देखने को मिलता है घेघा रोग। आप उतना नए आदमी को नहीं होता है उतना बीमारी। आप जाति भेद, मान लीजिए गांव घर में सबसे ज्यादा जाति भेद होगा, कहेगा ये फलाना जाति है वो फलाना जाति है, इसी में दोनों आपस में लड़ेगा तो कैसे बढ़ेगा आगे आए बताओ ना। रंग भेद, कोई रंगों भेद के अति करता है, कोई काला है तो कोई गोरा है तो कहेगा कोई ये ऐसे काला ही कहेगा, रंगों भेद के कहेगा ये हम गोरखा से क्या कहेगा हम कालिका के सामने नहीं रहेंगे, यही कहता है। आदि का अध्ययन करती है। यह विचारधारा एक ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर बल देती है जिसके अंतर्गत विश्व के समस्त निवासियों का विश्व के संबंधनाओं पर समान स्वामित्व एवं नियंत्रण हो। मतलब कह रहा है स्वामित्व एवं नियंत्रण हो। अब है 4 में व्यवहारवादी विचारधारा। इस विचारधारा में प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ स्थान की अवधारणा को जातीयता, प्रजाति, धर्म आदि पर आधारित आधारित सामाजिक वर्गों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। मतलब कह रहा है प्रजाति, जो कहेगा दूसरी जात का प्रजाति, उस पर भी अध्ययन किया जाता है। अब है अगला टॉपिक है मानव भूगोल समय के गलियारों से या मानव भूगोल का विकास। यदि हम पर्यावरण तथा मानव के अंतर संबंधों के अध्ययन के रूप में मानव भूगोल को परिभाषित करते हैं तो इसकी जड़ें इतिहास में अत्यंत गहरी है। मानव भूगोल को जो है ना
अगर हम ज्यादा करें ना तो इतिहास के बहुत गहरा में बाबू, बहुत ज्यादा गहरा में। समय के साथ साथ मानव भूगोल के उपागमनों में पर्यावरण आता गया, जो मानव भूगोल की परिवर्तनशील प्रकृति का घोतक है। खोज युग से पूर्व विश्व के विभिन्न मानवीय समाजों में परस्पर क्रियाएं एवं संभव नगण्य होने के कारण एक दूसरे के बारे में अति समिति ज्ञान था। मतलब पहले जो था ना बाबू, एक दूसरे के बारे में जो है ना बहुत ज्यादा ज्ञान था, बहुत ज्यादा ज्ञान अति, एक दूसरे से लोग बातचीत करता था बढ़िया से, भेदभाव बढ़िया था पहले के लोगों में। आजकल के लोगों में भेदभाव है, एक दूसरे के खाली जो है ना अति सोचेगा, बुराई सोचेगा आजकल के लोग। 1500 ईस्वी शताब्दी के अंतर्गत में यूरोप के कुछ देशों ने विभिन्न देशों की खोज संबंधी अभियान प्रारंभ किए। मतलब 1500 ईस्वी शताब्दी में यूरोप के जो देश में जो लोग थे ना, विभिन्न मतलब देशों का खोज किया, कुछ कुछ देशों का खोज किया। पहले इतना देश नहीं ना था, जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 का जब आजाद हुआ तो इतना ये सब थोड़ा ही ना था, सब धीरे 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 सब करके खोज हुआ था। उनके अज्ञात देशों तथा समाजों के बारे में सही जानकारियां मिलने लगी। मतलब जब एक देश खोजने लगा, मिलने लगा ना, तो जो है ना देश के बारे में, अज्ञात सब चीज के बारे में उसको जानकारी धीरे धीरे मिलने लगा। किसको? यूरोप के लोग को। उपनिवेश युग में यूरोपियन लोगों द्वारा विश्व के अनेक देशों की सफल खोज करने के बाद बड़े स्तर पर उपनिवेश स्थापित किए गए। मतलब कराया, जो बड़े स्तर पर जो यूरोपियन लोग जो था ना खोज गया ना, तो उसको उपनिवेश के रूप में स्थापित कर दिया गया, कहेगा ये राज्य है, वो ये राज्य है, ऐसे करके। उपनिवेशों के अपार प्राकृतिक संसाधनों की प्राप्ति के लालच ने उपनिवेशवाद की प्रवृत्ति को अधिक गति प्रदान की, लेकिन मानव भूगोल का वास्तविक विकास सन 1950 के दशक के अंत से प्रारंभ हुआ। मतलब 1950 के जो है ना दशक मानव का प्रारंभ हो गया, जो वर्तमान में सतत रूप से चल रहा है। देखिए अभी भी वर्तमान में ऐसा ही चल रहा है। उपनिवेश काल से आधुनिक काल तक मानव भूगोल के क्रमिक विकास की अवस्थाओं को निम्नलिखित तालिका के माध्यम से समझाता जा सकता है। अब हो गया ये भूगोल का फर्स्ट चैप्टर अभी हम पढ़ाए बाबू। फर्स्ट चैप्टर है मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। आप लोगों को तो समझ में आइए हो गया होगा। तो ये हो गया कहानी, एक चैप्टर कंप्लीट, एक चैप्टर खत्म भूगोल का।